सियासत कैसी है? सियासत है कहाँ? सियासत मुल्क में है कहाँ? हम्म। देयर इज नो पॉलिटिक्स। आप इस नो पॉलिटिक्स वाले फेज में क्या कर रहे हैं? नो पॉलिटिक्स। नो पॉलिटिक्स। कब होगा यस पॉलिटिक्स? यस पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि इट्स अराउंड द कॉर्नर। खान हमारी रेड लाइन, खान नहीं पाकिस्तान नहीं। खान साहब के साथ जब भी मेरी प्राइवेटली मीटिंग हुई तो मैंने खान साहब को कहा कि ये ना करें इस तरह, ये इससे बहुत प्रॉब्लम होगी, आपकी पार्टी टूट जाएगी, लोग भाग जाएंगे। वो खान साहब का एक बड़ा फेमस जुमला याद होगा कि आपने घबराना नहीं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। और पीटीआई के साथ एक और बड़ा हादसा हुआ। वो क्या था? वो ये हुआ कि सोशल मीडिया हो गया पीटीआई का, और बहुत बड़ी बीमारी है। पीटीआई में जो रिमेनिंग लीडरशिप रह गई थी, जिसको उन्होंने 25-26 साल ट्रेन किया, उनको बनाया, लीडर बनाया, सारा कुछ किया, उनको छोड़ दिया और बाहर से नए लोग ले आए, बिल्कुल ब्रांड न्यू पीपल। सलमान रकम राजा यूसी का इलेक्शन नहीं लड़ा कभी, वो अभी पीटीआई चलाएंगे इस वक्त इन हालात के अंदर। हाथ जला के बंदा सीखता है। पीटीआई ने बाकायदा हाथ जला के सीख लिया है। पीटीआई एक ने अच्छी सीखा है। स्टेटमेंट अभी भी नहीं सीखा। नहीं, आई डोंट थिंक सो। अगर सीखा होता ना तो खान साहब अब तक जेल में ना होते। अस्सलाम वालेकुम। आई मीडिया के साथ मैं हूँ किरण आफ्ताब। सिंध के मामलात के ऊपर बात होगी। शारा भुट्टो किसके लिए मुस्तफीद है, और इस सब के साथ साथ पीटीआई किस रुख की जानिब है, फाउंडिंग मेंबर आजकल कहाँ हैं और क्या सोच रहे हैं, क्या पुराने दिनों की याद आती है, और मुस्तकबिल के लिए क्या ख्वाब हैं। तो बहुत सारे मामलात को लेकर के आज बड़ी तफसील के साथ में बात करेंगे। पीटीआई रहनुमा, सीनियर सियासतदान और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। सियासत कैसी है? सियासत है कहाँ? सियासत मुल्क में है कहाँ? देयर इज नो पॉलिटिक्स। आप इस नो पॉलिटिक्स वाले फेज में क्या कर रहे हैं? नो पॉलिटिक्स। नो पॉलिटिक्स। और ये फरमाइए कि आने वाले दिनों के लिए क्या सोच है आपकी? कब होगा यस पॉलिटिक्स? यस पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि इट्स अराउंड द कॉर्नर, और जल्दी पाकिस्तान में पॉलिटिकल माहौल बनेगा, और एक पॉलिटिकली गहमा गहमी जो होती है पॉलिटिकल, वो शुरू होगी। एक्चुअली इंटॉलरेंस का मामला है इस वक्त, कोई किसी को टॉलरेट करने को तैयार नहीं है। झगड़ा इस्टेब्लिशमेंट का, इमरान खान से झगड़ा हुआ, इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा हुआ, और उसके बाद मामला ख़राब से ख़राब तर होते चले गए। खान साहब ट्राइड टू टेक ऑन द इस्टेब्लिशमेंट हेड ऑन, जो कि हमने जब से पाकिस्तान बना है हमने देखा है कि हर हुकूमत में इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट चाहती है हुकूमत, और उसको मिलती भी है। और जब वो हुकूमत बाहर जाती है तो उसको इस्टेब्लिशमेंट बुरी लगने लगती है। हर अपोजिशन वाले को इस्टेब्लिशमेंट बुरी लग रही होती है, और हुकूमत वक्त को बहुत अच्छी लग रही होती है। और जब टेबल्स टर्न होने लगती हैं तो ये सारा मामला फिर से टर्न हो जाता है। इसमें प्रॉब्लम सियासतदानों का है कि अगर सियासी जमातें या सियासतदान आपस में बैठ के फ़ैसले करें और वो इधर उधर ना भागें, तो शायद ये इस तरह से उनके ऊपर प्रॉब्लम्स ना आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक पाकिस्तान की सारी सियासत जो है, उसका दारो मदार जो है वो इस्टेब्लिशमेंट। वो कहते हैं कि जी बस इस्टेब्लिशमेंट से आशीर्वाद मिल जाए तो काम हो जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट से आशीर्वाद मिल जाए तो मैं मेंबर असेंबली बन जाऊंगा, जो किसी हद तक दुरुस्त भी है और किसी हद तक ये बात दुरुस्त नहीं भी है। क्योंकि पाकिस्तान में हमने बहुत सारी कुव्वतें ऐसी देखी हैं जिन्होंने इलेक्शन में बाकायदा यानी फतह हासिल करके वो फिर वहाँ गए हैं। ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट का सहारा रहा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़ के आना और इस्टेब्लिशमेंट के सहारे से आना दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक्सप्लेन हाउ। इस वक्त की जो हुकूमत है, इनके तो पैर ज़मीन पे है ही नहीं, चाहे वो MKM हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो। पीपल्स पार्टी तो फिर भी किसी हद तक पॉलिटिकली बेस्ड है ग्राउंड पे, वो चाहे खौफ व रास में कह लें या जैसे मर्ज़ी कह लें, लेकिन उनको कुछ ना कुछ वोट मिलता है। PMLN और MKM तो बिल्कुल ही फारिग है ना, 2-2 हज़ार वोट इनको नहीं मिल रहे थे, तो ये तो फॉर्म 47 पर आए हैं। तो ये एक डिफरेंट सिनेरियो है। एक सिनेरियो ये होता है कि आपको सपोर्ट हासिल है इस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन आपको आवाम की बेइंतहा पजीराई है, आपको वोट मिल रहा है, सारी चीज़ हो रही है, और छोटी मोटी जो आपकी मशीनरी वाले काम होते हैं कि DC या SHO या फलाना ये वो आपकी मर्ज़ी से हो जाता है, तो आपका एक
पॉलिटिकली बहुत बड़ा इलेक्शनरिंग में आपका वो काम हो जाता है कि अगर आप अपने मन पसंदीदा लोगों को ना भी लगा पाएँ तो कम से कम वो लोग जो आपके ख़िलाफ़ काम करते हैं उनको आप वहाँ से ट्रांसफ़र करवा दें। ये एक दो बड़े डिफरेंट ज़ाविये होते हैं। सो आपने पूछा फ़र्क क्या है, तो ये दोनों में ये फ़र्क। चलिए, आप सुनने वाले इंसाफ करेंगे इस मामले में ना कि उन्होंने वाक़ई आपकी इस डेफ़िनेशन को समझा नहीं, मैं है समझता कि हूँ नहीं? 2018 में एस्टेब्लिशमेंट की हमें भरपूर सपोर्ट रही और आवाम की भी बहुत बड़ी तादाद में हमें सपोर्ट थी और बिल्कुल 18 के इलेक्शन से पहले बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। खैर ये तो हमें 2013 में भी नज़र आ रहा था कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे 2013 में, बट मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताऊँ कि 2013 में जब इमरान खान साहब का एक्सीडेंट हुआ, वो जब क्रेन से क्रेन से गिरे गिरे नीचे, थे। तो वो हॉस्पिटलाइज़ थे और उन्होंने मुझे और सैफुल्लाह नियाज़ी को बुला के कहा कि इस्लामाबाद का जलसा होना चाहिए, ख़त्म नहीं होगा। तो हमने इस्लामाबाद का जलसा किया। वो आपको याद होगा, एक बड़ी वो खान साहब की दर्दनाक वीडियो अस्पताल से उन्होंने रिकॉर्ड करके दी, जो हमने वहाँ चलाई। बड़े लोग रोए उसके ऊपर। वो खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं कर सकता था, मैंने किया, अब तुम लोगों की बारी है मुल्क को आगे ले जाने की। बहुत बड़ा जलसा हुआ। नेक्स्ट डे इलेक्शन था। सुबह सैफुल्लाह नियाज़ी ने वोट डालना था। मैंने इसको कहा लाहौर चलते हैं खान के पास। इसने कहा वोट डालना है मैंने, तो मैंने कहा ठीक है। तो सुबह सुबह इसने वोट डाला और हम दोनों गाड़ियों में बैठ के इस्लामाबाद आ गए, लाहौर आ गए खान साहब के पास। हम लाहौर पहुँचे हैं तो इलेक्शन वोटिंग टाइम ख़त्म हो गया था और बिल्कुल इनिशियल रिज़ल्ट आना शुरू हुए थे। तो मैं सीधा, मुझे याद है, भागता हुआ खान साहब के कमरे में गया, तो आई थिंक ही वाज़ इन हॉस्पिटल, या ही वाज़ इन हॉस्पिटल। तो मैंने जाके, वो खान साहब लेटे हुए थे, टीवी बंद था, ही वाज़ रीडिंग सम पेपर। तो मैंने आके खान साहब से कहा, खान साहब रिज़ल्ट आना शुरू हो गया। मैंने कहा कि टीवी ऑन कर दियो। मैंने टीवी ऑन किया तो खान साहब ने कहा बंद कर दो, कोई फ़ायदा नहीं। क्यों? आई वाज टेकन अबैक बिकॉज़ हम तो इस एक्साइटमेंट में थे कि अभी तो विल स्वीप इलेक्शंस, ये तो बड़ा काम हो। कहने बंद कर दो, कोई फ़ायदा नहीं। मैं कहा क्यों खान साहब, रिज़ल्ट आना शुरू हुए हैं अभी, जो आ रहे हैं उसमें तो बड़ा पीटीआई आगे है अभी तो। लाइक इब्तिदाई हल्के नहीं आते, 2 जी, पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट, 3 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट। उन्होंने कहा नहीं बंद कर दो, कोई फ़ायदा नहीं। आई थॉट कि शायद कोई मेडिकेशन वगैरह ली हुई है, कोई आदमी को बेजारी हो रही होती, तो मैंने बंद कर दिया। तो मैं थोड़ी देर बैठा रहा, खान साहब से गपशप की। मैंने कहा मैं घर जाके रिज़ल्ट देखता हूँ। उन्होंने कहा मैं बोल रहा हूँ कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ बेकार काम तुम कर रहे हो। मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा क्यों आप इतने मायूस हुए मेरे रिज़ल्ट से? उन्होंने कहा बस छोड़ दो। मुझे उस दिन पहली दफ़ा ये एहसास हुआ कि ऐसा लगा मुझे कि ही न्यू दैट वी हैव लॉस्ट द इलेक्शंस और हमारा नहीं हो रहा है। और उस वक्त मेरे ख्याल है 35 ऑड सीट्स हमें मिली नेशनल असम्बली की। हालांकि एक बहुत बड़ा अवामी सपोर्ट और सारी चीज़ थी हमारे साथ, लेकिन शायद मे बी वी वर ओवर एस्टिमेटिंग, या नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी भी जो हमने एस्टिमेट किया था उससे ज़्यादा थी। लेकिन बहरहाल वो इलेक्शन हम हार गए। 35 सीट्स हमें मिली और हम असम्बली में बैठे पहली दफ़ा, और हमारी केपी में हुकूमत बनी। उसके बाद से फिर चीज़ें और मज़ीद इवॉल्व होना शुरू हो गई और 18 में हमें भरपूर सपोर्ट हासिल थी। अवाम की अवामी सपोर्ट भरपूर थी, बेइंतहा सपोर्ट थी, लाइक अनबिलीवेबल। और पस पर्दा ज़ाहिर है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल हुई थी। आपको पता है, ये जितना खुल के, जितनी सिंप्लिसिटी के साथ में आपने बता दिया, हमारी दीगर पीटीआई रहनुमाओं से बात होती है तो वो बिल्कुल थंबनेल्स वाली स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं ना, वैसे बयानात दे रहे होते हैं, मुश्किल मुश्किल नहीं से, देखें, एक तो हार्श हार्श से। आप जलेबी भी बना सकते हैं इस बात की गोल 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 घुमाते रहें उसको, कहीं ना पहुँचे। आप पकड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि सियासतदानों का तो काम है ना, उनको तो समझ आता है कि किस चीज़ को घुमाना है, किसको नहीं। सो आप अगर इमरान खान के अपने बयान देखें ड्यूरिंग हिज टेन्योर, तो इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ करते मुँह नहीं थकता था खान साहब का। बाजवा से बेहतरीन जनरल कोई नहीं है, फैज़ अमीन से बेहतर डीजीआई कोई नहीं आया पाकिस्तान में। और उनकी यानी खान साहब ने मुझे कहा कि 2 काम बाजवा ने मुझसे अच्छे करवाए। तो मैंने कहा वो कौन से? एक उन्होंने कहा करतारपुर का बॉर्डर, ये जनरल बाजवा का आइडिया था। एंड ही वाज ग्रेशियस इनफ टू गिव क्रेडिट टू द पर्सन हु डिड इट। वो कह सकते हैं ना मेरा आइडिया था,
कौन पूछ रहा था पब्लिक में कि किसका आइडिया था ये। तो उन्होंने कहा कि जी एक ये करतारपुर का बॉर्डर जनरल बाजवा ने मेरे से खुलवाया, और दूसरा जो इनका जो पायलट पकड़ा था इंडिया का अभिनंदन उसको वापस करने का आइडिया भी जनरल बाजवा का था। तो डिफ्यूज़ टेंशन है, उन्होंने कहा कि इसको वापस भेज दें, हमने क्या करना है, इसका अचार डालना है, अब पकड़ लिया, जहाज़ गिरा दिया, बस इसको वापस भेज दो। और दोनों दुनिया भर में बहुत अप्रिशिएट किए गए काम। करतारपुर का बॉर्डर तो अभी भी खुला हुआ है, और अभिनंदन की चाय भी इंडिया को अभी तक याद होगी। रहनी भी चाहिए, रहनी भी चाहिए, और कराची की बिरयानी भी तैयार है उनके लिए। जबरदस्त अंदाज में। अच्छा, देखिए कुछ हाथ जला के बंदा सीखता है, तो पीटीआई ने बाकायदा हाथ जला के सीख लिया है, वो भी आपकी बात से मुझे लगा है। पीटीआई ये ने एक नहीं अच्छी सीखा अभी। स्टेटमेंट, अभी भी नहीं सीखा है। नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अगर सीखा होता ना तो खान साहब अब तक जेल में ना होते। देखिए जब ये हुआ ना तो मैंने इनसे पीटीआई, ज़ाहिर है हमारे पुराने मरासिम में ताल्लुकात हैं, वो टीवी पे मीडिया पे जो भी बोलें, अंदर तो हमारी बातचीत होती है ना, सबसे सभी से होती है, विदाउट नेमिंग एनीवन। मैं आपसे कह रहा हूँ कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम सबके साथ दोस्तियाँ यारियाँ थी, हम साथ थे, कोई हमसे जूनियर था, कोई सीनियर था, सीनियर शाह महमूद थे। तो और कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई दुश्मनी है हमारी या कोई चीज़। और मुझे एक भी नहीं पता कि जिसने पीटीआई अपनी मर्ज़ी से छोड़ी हो। हमसे तो पार्टी छुड़वाई गई ना, वी वर अरेस्टेड एंड सारा कुछ था, फिर ऑप्शन हमें मिला कि ये दिस और दैट। तो फिर जो कमज़ोर थे मेरी तरह के वो छोड़ गए, जो नहीं कमज़ोर थे, शाह महमूद कुरैशी जैसे, या उमर सरफराज चीमा जैसे, या बेगम यास्मीन राशिद जैसे, या कह लेंगे उनकी कन्विक्शन थी कि वो ठीक काम करें। मेरी कन्विक्शन शुरू से ये थी कि ये काम ठीक नहीं है। मैंने खान साहब से भी कहा कि खान साहब ये इस्टेब्लिशमेंट से टकराने वाला काम जो है ये ठीक नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं मैं आपसे कह रहा कि वो 9 मई खान साहब ने करवाया था। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो इसका स्टार्ट था ना, कि जो ट्वीट्स थी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, या बयानात थे खान साहब की, अपनी तकारीर थी, जिससे लोगों में एक गुस्सा फैल रहा था अगेंस्ट दी आर्मी या इस्टेब्लिशमेंट, वो मैंने खान साहब को कई बार कहा कि खान साहब ये ठीक नहीं है, ये अगर ये बात आगे बढ़ गई ना तो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, बिकॉज हम सियासी लोग हैं, हमें सियासत करना आती है, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आता। और पीटीआई तो बड़ी पीसफुल पार्टी थी, कोई कभी इस पार्टी में वायलेंस तो रहा ही नहीं कभी। तो ये खान साहब ने भी मुझे वो किया, मतलब खान साहब से बड़ा प्यार मोहब्बत का रिश्ता था। दिन नाराज़ भी हो जाते थे, तो कई बार वो नाराज़ भी हुए मेरे से, कि यार तुम बड़े बुज़दिल आदमी हो, तुमसे तो बिल्कुल ही डर लग रहा है तुम्हें। तो मैं उनसे कहता जी बुज़दिली की बात नहीं है, बुज़दिली बहादुरी तो दूसरी तरफ हो, तो जब वक्त आएगा तो देखेंगे कौन बुज़दिल है बहादुर है। लेकिन हम कई बार पहले भी जेल गए हैं, हमने नवाज शरीफ ने हमें जेल डाल दिया था, जब हम बिल्कुल मुशर्रफ के आने से कोई हफ्ता 10 दिन पहले एक तहरीक हम चला रहे थे। तो शॉन सर्कल कराची के ऊपर से मुझे फ़ारूक सत्तार को, वसीम अख्तर और निसार खोड़ो, हम सबको इकट्ठा अरेस्ट किया था। उस वक्त मैं बहुत यंग होता था, छोटा था, पॉलिटिकली भी कोई इतना वो नहीं था मेरा स्टैचर, बट हम सब साथ अरेस्ट हुए। फिर हमें जेल हो गई, फिर हम जेल गए, तो हमने जेल सही है, वहाँ कोई इशू नहीं। जब मुशर्रफ ने टॉपल किया नवाज शरीफ को, तो हम रिलीज़ हो गए। तो वो तो कोई इशू नहीं है जेल जाना, लेकिन सियासी जेल जाना और बात है, और ये वाले मामलात में जेल जाना इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड अपहिल टास्क। तो नहीं बर्दाश्त कर सकते, लोगों की फैमिलियाँ हैं, बिजनेस हैं, अपनी सेहत के मामले हैं लोगों के, बिकॉज हम भी कोई 26-27 के तो रहे नहीं, आई टर्न 60। माशाल्लाह। हाँ, गवर्नर हाउस से निकल के जेल चले जाएं, या प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकल के जेल चले जाएं, ये इमरान खान ही सह सकते हैं, बाकी तो लोगों में नहीं है। तो मैं कमिंग बैक टू द टॉपिक में ये कह रहा था कि पीटीआई ने अगर सीखा होता तो हमने शुरू में इन सारों से ये बात की कि तुम लोग बातचीत करो, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठो और मामलात को हल करने की कोशिश करो। प्राइवेटली तो ये कहते थे कि जी इसके अलावा रास्ता नहीं है, पब्लिकली आके जी हम जलसा करेंगे, धरना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, या तो वो कर लेते, वो भी नहीं कर सके ना, कोई इम्पैक्टफुल धरना, कोई जलसा, कोई रैली, कोई चीज़, कुछ ऐसा हुआ तो नहीं। बंदे मरवाए अपने ला के, फिर आके कहते हैं जी वो पुलिस ने लाठी चार्ज करती है इसलिए इनकलाब नहीं आ रहा, तो वहाँ रेंजर्स खड़े होते हैं तो इसलिए इनकलाब नहीं आ रहा। तो भाई क्या रेड कारपेट बिछा दें आपके इनकलाब के लिए कि आप लोग आ रहे हैं, बिस्मिल्लाह इस पे से आ जाएँ। तो इनकलाब तो जब भी आए, इनकलाब तो मुश्किलों से ही आए ना, लड़ाई झगड़ा, मार दाड़, खून खराबा, इसके बाद इनकलाब आता है।
और किस चीज़ का इनकलाब ला रहे थे हम, व्हाट। सो वो फ़िलॉसफ़ी नहीं मुझे समझ आती थी कि हम कौन सा इनकलाब ला रहे हैं, किससे आज़ादी चाहिए। हम छीन के लेंगे आज़ादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आज़ादी, कौन सी आज़ादी? ये तो बात आपकी कट रही है, ये तो आप तब की बात कर रहे हैं ना जब इमरान खान अंदर हैं, जी। जेल में। आप मुझे ये बताइए जब वो जेल से बाहर थे और उस वक़्त ट्रेंड्स चल रहे थे, खान हमारी रेड लाइन, खान नहीं पाकिस्तान नहीं, आपने अपोज़ किया था तब भी आपने कहा था नहीं देखें, और आप आज इसकी मज़म्मत करते हैं। नहीं, मैं तो जब खान साहब के साथ जब भी मेरी प्राइवेटली मीटिंग हुई तो मैंने खान साहब को कहा कि ये ना करें इस तरह, ये इससे बहुत प्रॉब्लम होगी, आपकी पार्टी टूट जाएगी, लोग भाग जाएंगे। और वो हुआ। वही हुआ, लेकिन खान साहब शायद किसी और कुछ और एस्टिमेट कर रहे थे, वो समझते थे कि नहीं वो पार्टी चली। अब खान साहब का एक बड़ा फेमस जुमला याद होगा कि आपने घबराना नहीं। वो इसी पे लोगों को तैयार कर रहे थे कि जी मुश्किल वक्त आएगा, आपने घबराना नहीं, फलाना होगा, आपने घबराना नहीं। लेकिन देखें, ये कम अ लॉन्ग वे। अब वो सारा हो गया, इमरान खान जेल चले गए, तब भी उनकी पार्टी ने उनकी रिलीज़ के लिए कोई, मैं समझता हूँ, संजीदा मूव नहीं की उन्होंने। ना वो ऑपोजिशन का अलाइंस बना सके, कोई ग्रैंड ऑपोजिशन अलाइंस बना लेते ना, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी होते, जमात इस्लामी भी होती, जितने लोग बाहर बैठे हैं सब होते, 4-5 नुकाती एजेंडा होता, उसमें एक एजेंडा इमरान खान की रिहाई का भी डाल लेते, या पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई का डाल लेते, क्योंकि इमरान खान अकेले तो कैद नहीं है। कोट लखपत में भी उनके 5 इंतहाई सीनियर लोग कैद हैं। बहुत सारी जेलों में उनके हज़ारों की तादाद में गरीब वर्कर्स, जिनके पास लॉयर करने के भी पैसे नहीं है, पैर में जूती नहीं है, और वो वहाँ अखबार हो रहे हैं। जितने केसेस मैंने भुगते हैं, मेरा ख्याल है कोई 20 या 22 केसेस मेरे पे। तो मैं जिस दिन जब भी कोर्ट जाता था तो जो पीटीआई का वर्कर वहाँ पे खड़ा होता था ना, दिहाड़ीदार, मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, ये सारा मास सपोर्ट थी ना इमरान खान की। इनके ऊपर एफआईआर कटी हुई थी। तो ये आके मुझे पूछे थे कि इमरान भाई करना क्या है, मैं तो यही नहीं समझ आ रही कि होगा क्या, हमारा आगे कैसे चलेंगे, वकील कहाँ से आएगा। तो कई बार तो मैंने अपने वकील को कहा कि यार ये 10 लोगों का, इनका भी नाम डाल लो, मेरे साथ ही केस में है, इस 15 इनका भी नाम डाल लो, मेरे साथ ही केस में है। सो वो वकील भी हमसे तंग आ जाते थे कि यार ये जब आते हैं 10-15 लोग पर्सनल कैपेसिटी में किया, पर्सनल कैपेसिटी में। पार्टी नहीं है इसमें। नो पार्टी, मुझे नहीं पता पार्टी, जो वर्कर मेरे पास आके रो रहा है कि मेरे पास वकील नहीं है, तो उसका मतलब है पार्टी नहीं है। पार्टी ने तो पलट के पूछा ही नहीं वर्कर्स को, वो तो रुल गए ना, उनके घर पे पूछा कि इनके घर पे राशन है कि नहीं है। जो पार्टियों का काम होता है, उनके पास कंप्लीट लिस्ट होती हैं अपने वर्कर्स की, उनको जेलों में जाके मिलते हैं, उनको वकील मुहैया किए जाते हैं, उनके घरों का ख्याल रखा जाता है। अदरवाइज़ तो वो गरीब वर्कर कहाँ से खाएगा, कमाएगा, क्या करेगा। वो खाली बस उसको जेल डलवा दिया फिर, और नए वालों को बुला लो। और पीटीआई के साथ एक और बड़ा हादसा हुआ, वो क्या था? वो ये हुआ कि सोशल मीडिया हो गया पीटीआई को, और बहुत बड़ी बीमारी है। वो इस तरह हुआ कि पीटीआई के बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से भाग गए, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका पीटीआई से कभी ज़िंदगी में ताल्लुक़ भी नहीं रहा। सब ने यूट्यूब चैनल्स बना लिए, खुद साख्ता एंकर्स बन गए, और सबके सब्सक्राइबर्स आ गए। 20-20, 25-25 हज़ार डॉलर महीने की आमदन शुरू हो गई। उस पे लाइक्स और वो मिलते हैं उनको, सब्सक्राइब। और उसके बाद वो जो पीटीआई का एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस इंटरनेशनल था, उनकी ये समझ नहीं आ रही थी कि हम इमरान खान की कैसे मदद करें। तो ये चैम्पियंस बन गए कि जी हम वहाँ पे लॉयर्स कर रहे हैं और वो सारी चीज़ कर रहे हैं, तो आपने जो फंड देना है मुझे दे दें, क्योंकि पीटीआई को देते हुए तो लोग घबरा रहे हैं। नोबडी इज़ गिविंग टू पीटीआई। वो चेक काट के पीटीआई को जो पहले लोग देते थे, और पीटीआई एलएलसी जो बनी हुई थी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, यूएस रजिस्टर्ड थी, उसको तो कोई नहीं दे रहा। सब कैश ट्रांजैक्शन शुरू हो गई कि जी ठीक है, वकील करना है तो $5,000 मैं दे देता हूँ, $4,000, कोई बात ही नहीं है अमेरिका में। उधर से भी कमाई शुरू हो गई। और उन्होंने जो आग लगाई है इस तनाज़े के अंदर, उन्होंने तो जी मुंह भर भर के उन्होंने बुरा भला इस्टेब्लिशमेंट को किस्से कहानियाँ। रात के अंधेरे में 12 बजे काली गाड़ी आई, उसमें से काला बंदा निकला, उसने काला चश्मा लगाया हुआ था, वो झुक के गया, उसने टोपी लगाई, फिर ये सब हुआ। ऐसी जेम्स बॉन्ड की स्टोरीज, जस्ट टू गेट हिट्स चाहिए, लाइक्स चाहिए। वो वहाँ से उन्होंने डोमिनेट शुरू कर दी। और यहाँ की जो लीडरशिप खान साहब ने जिन लोगों के हवाले की, जिस पर मुझे बड़ा एतराज़ भी है, और जब कभी खान साहब से मुलाकात हुई तो मैं उनसे वजह भी पूछूंगा कि पीटीआई में जो रिमेनिंग उनकी लीडरशिप रह गई थी, जिसको उन्होंने 25-26 साल ट्रेन किया, जो उनकी जहन साजी की, उनको बनाया, लीडर बनाया, सारा कुछ किया, उनको छोड़ दिया और बाहर से नए लोग ले आए, बिल्कुल ब्रांड न्यू पीपल।
I like Barrister Gore, but he's no political leader. I really like him and respect him. बड़ा अच्छा आदमी। सलमान रकम राजा यूसी का इलेक्शन नहीं लड़ा कभी, वो अभी पीटीआई चलाएंगे इस वक्त इन हालात के अंदर। ठीक है, तो वजीर आला केपी वजीर अला केपी कुछ भी नहीं ना, वो तो बेचारा छोटा तो बच्चा है, वो तो उसको उसमें था इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर था, वाजसेद के साथ होता था। मैं एक दो बार गंडापुर मिला। वाज बेटर, वो बेहतर थे। गंडापुर तो बहुत पुराना है ना हमारा पार्टी का बड़ा, और खान का आप समझें कि बड़ा कॉन्फिडेंट आदमी था। मुझे तो हैरत हुई कि गंडापुर को हटाया क्यों, बिकॉज गंडापुर वाज डूइंग थिंग्स। अगेन कमिंग बैक टू पीटीआई सोशल मीडिया, कि इधर उसने खान साहब से बात की, मिसाल जेल में कहा कि जी मैं जाके बात करता हूँ इस्टेब्लिशमेंट से, थोड़ा सा आप भी थोड़ी लचक दिखाएं, फलाना ये वो। अगले दिन जाके किसको मिलेगा? इस्टेब्लिशमेंट को। जैसे ही मिला है तो अगले दिन पूरा सोशल मीडिया गद्दार है, ये तो उसको मिल के आ गया। किसको मिल के आ गया? जनरल बख्शी को मिल के आया है क्या हिंदुस्तान के? अपने हमारे अपने मुल्क के जनरल से मिला है जाके, तो ठीक है, और क्या करेगा? तो देखे ना, ये अब हर चीज़ को। फिर क्या हुआ कि ट्रंप का इलेक्शन आ गया। पीटीआई इस ख्वाब में थी कि जी ट्रंप आएगा और आते साथ ही वो कहेगा जी कटो जी इमरान खान नो बाहर, खोलो बुआ। तो वो ये ख्वाब आया कहाँ से? ये पीटीआई ने अज्यूम कर लिया था ना कि जी क्योंकि इमरान खान का जो दौरा था अमेरिका का, उसमें ट्रंप हैज़ एक्सप्रेस्ड लाइकिंग फॉर इमरान खान। ठीक है, वो एक वजह बनी और उसके बाद में पूरी कैंपेन चल पड़ी। अच्छा, और ये प्रेशर मेरा ख्याल है कि ये कुछ ना कुछ प्रेशर उधर भी शिफ्ट हुआ होगा सामने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कि यार ये ट्रंप आएगा तो फिर क्या होगा। उधर पीटीआई ने अपनी लॉबिंग शुरू की, अमेरिका में लॉबिस्ट हायर किए उन्होंने, और वो सेनेटर्स आपने देखा होगा वो टैक्स आने शुरू हो गए थे सेनेटर्स के, जो ट्रंप के सेनेटर्स थे उनके नाम बोल रहा हूँ, उनका रोज़ ट्वीट आता था उसका रिलीज़ इमरान खान। ठीक है, तो वो उधर से वो शुरू हुआ, तो ये और हाई हो गया। इन्होंने कहा जी तो और अवामी हलकों में इस बात को पसंद नहीं किया गया, ये मैं आपको बता रही हूँ। वेल आई डोंट नो, लेकिन क्या आप पाकिस्तान की बात पाकिस्तान के बाहर कर रहे हो? किस तरह लॉट से ऑफ कर रहे पीपल, बहुत सारे लोगों ने इसको रेजिस्ट किया, लेकिन जो पीटीआई का अपना जो सपोर्ट बेस था उनको बहुत पसंद आई है कि चलो बड़ा अच्छा हुआ। हालांकि मैंने कभी इंडियन पॉलिटिक्स में भी ऐसा होता होगा, बांग्लादेश में भी होता होगा, मैंने कभी उनके लिए ऐसी ट्वीट्स नहीं देखी अमेरिकन सेनेटर्स की, क्योंकि शायद वो लॉबी इस तरह से नहीं करते कि जी आप इसके खिलाफ ट्वीट करें या उसके फेवर में ट्वीट करें। एनीवेज वो हो गया और इलेक्शन ख़त्म हुआ है, और उसके फौरी बाद जब ट्रंप साहब आए हैं तो आई स्टिल रिमेंबर कि हम सब बैठ के ट्रंप की स्पीच देख रहे थे, सारे दोस्त थे पुराने, उसमें एक दो दोस्त पीटीआई वाले भी थे। वन ऑफ द माई फ्रेंड हु वाज वेरी क्लोज टू इमरान खान, वो बैठ नहीं पा रहा था सोफे पे, ही वाज जस्ट वॉकिंग कि अब ट्रंप नाम लेगा इमरान खान का, अब ट्रंप नाम लेगा इमरान खान। जब स्पीच ख़त्म हो गई तो ही वाज इन अ शॉक, और उसने कहा कि हो सकता है कि एक दो दिन के बाद कोई वो स्टेटमेंट रिलीज़ करे, तो हो सकता है। फिर मैंने इनको पूछा, मैंने कहा अगर ना की इसने तो आपकी तो सारी जो हिकमत अमली या पॉलिसी थी वो तो इसी बास्केट में थी कि जी ट्रंप करेगा, सो व्हाट इफ़ ही डजंट डू इट, फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता, ट्रंप इतना इमरान खान को पसंद करता है, वो वैसे भी अमेरिका में वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, व्यू है वो है। उसके बाद से आप देखें वो मुसलसल उसकी सारी इंक्लिनेशन जो है वो जनरल नासिर मुनीर की तरफ से, स्पेशली जो मार्का हक जो हुआ जिसमें हमने हिंदुस्तान के जहाज़ गिराए, सो और वो वाकई एक बड़ा डेयरिंग स्टेप था, और इट वाज अ टाइम फॉर पाकिस्तानीज़ टू सेलिब्रेट। बिल्कुल। मैं अपने पीटीआई के दोस्तों को भी कहता था कि यार ये वो सारी चीज़ अलग है, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद आर्मी या इस्टेब्लिशमेंट के साथ या पर्टिकुलरली किसी एक आदमी के साथ, वो आप अलग एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जी मुझे आपकी ये पॉलिसी पसंद नहीं है, मुझे आपकी वो पॉलिसी पसंद नहीं है, मुझे ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कबूल नहीं है, फ़ाइन, इट्स योर राइट। बट ये जो नेशनल प्राइड का मामला है जहाँ पे हमने हिंदुस्तान को डिफीट दी है, मतलब वो आप सोचें ना, वो इमेजिन नहीं कर सकता था हिंदुस्तान, क्या ऑनेस्टली स्पीकिंग हम नहीं इमेजिन कर सकते थे कि पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी है कि पढ़ाया जा इतना रहा है। बड़ा मुंह तोड़ जवाब हिंदुस्तान को देगा। और यूं ऐसे अब सेकेंडों के अंदर ऐसे उड़ा के रख दिया, उनको फारिग कर दिया। और
ट्रम्प की तरफ से अप्रिसिएशन आना, उसके बाद कि जी पाकिस्तान का वो ख़ास तौर से नाम लेके दिन नासिर मुनीर का और सारा कुछ, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद फिर देखें ना, अल्लाह तो है ना मौजूद अपनी जगह। अब बंदा कोई सोचता है, सामने कुछ होता है। उसके बाद ईरान अमेरिका की जंग का मामला आ गया, और उसमें जो पाकिस्तान का किरदार था, ये किसी ने सोचा था कि कैसे चीजें हो जाएंगी, पाकिस्तान सालिस बनेगा? ईरान मनवाएगा खुद को किस हाँ, तरह। ईरान बैठेगा पाकिस्तान के साथ, अमेरिका पाकिस्तान आके बात करेगा, उनका वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ गया, जी.डी. वेंस आ गया, उसके साथ जराड कृष्णर आ गया पाकिस्तान, तो वो तो बड़े बड़े लोग पाकिस्तान पहुंच गए। सो दैट वाज अनदर टाइम टू सेलिब्रेट कि भाई कम ऑन, दिस इज नेशनल प्राइड। एंड देखो इमरान खान क्या ख्वाब दिखा रहा था कि नया पाकिस्तान, दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत तो हो तो रहा है, यू नो। सो आई बिलीव, मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान बाहर होता ना, तो वो अप्रिशिएट करता है इस एक्ट को। वो जितनी भी डिफरेंसेस उसके होते ना इनके साथ, फौज के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इसके बावजूद इस एक्ट को अप्रिशिएट करता है कि ये काम बड़ा ज़बरदस्त हो। अब ये बेचारे इनडिसाइसिव बैठे, इनको यही समझ नहीं आ रही कि हम इसको अप्रिशिएट करें तो ऐसा तो नहीं इमरान खान नाराज़ हो जाएगा, हम ना करें तो पता नहीं फिर क्या होगा। सो वो कुछ बोल ही नहीं रहे इसके बारे में। या तो उन्हें इमरान खान का पता होता है या उन्हें पॉलिटिक्स का पता वो होता है, जानते ही नहीं ना, देखें मैं वही दोनों कह रहा चीजें नहीं पता। हूँ, वो जानते ही नहीं ना, वो इमरान खान को जानते ना पॉलिटिक्स। मैं अगले दिन किसी को कह रहा था कि जो 4-5 लोग, उस वक्त जेलों में मुलाकात होती थी खान साहब से, मैं कह रहा था कि जो 4-5 लोग जाते हैं ना इमरान खान से मिलने जेल में, ये बोलते हैं फ्रेंच, और इमरान खान जवाब देता है पर्शियन में। उनको फ्रेंच नहीं आती और इनको पर्शियन नहीं आती। सो देयर कम्युनिकेशन लेवल इज़ ज़ीरो। दे डोंट नो कि इमरान खान क्या कह रहा है और क्या कहना चाह रहा है, क्या वो सुनना चाह रहा है। ये सिर्फ जाके वो बातें करते थे, जी इसको लिस्ट में से निकाल दो, इसको कमेटी में डाल दो, ये बड़ा ख़राब है, ये फ़ौज के साथ मिला हुआ है तो इसको निकाल दें, तो वो बड़ा अच्छा है, उसको बुलाओ जी, उसके ऊपर देखें ना ये हो गया। और ये सारे फैसले सोशल मीडिया की रिकमेंडेशन पे हो रहे हैं, कि वहाँ से उन्होंने कहा जी अभी वहाँ से आ जाए ना, 3-4 लोग बैठे हुए, वहाँ से वो कल से शुरू हो जाए कि जी किरण जो है वो फ़ौज के साथ है तो इसका बाइकआउट करना चाहिए, तो कल पीटीआई बाइकआउट कर देगी। नहीं, मैं साथ में बता दूंगी, इमरान इस्माइल साहब से पूछने बाकी बात फिर हम दोनों साथ हैं। ये बता दूंगी, इस तरह कर दूंगी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जब आप गवर्नर रहे, आप उतने मुतहर्रिक नहीं थे, फिर उसके बाद में थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि कामरान टेसौरी साहब ने एक बिल्कुल ही अलग तरफ ले गए चीज़ों को? और देखो आपने तो कहा भी था, आपने तो वादा भी किया था कि ये गवर्नर हाउस है, ये तो यूनिवर्सिटी बन जाएगी। यूनिवर्सिटी तो खैर देखें हमने ट्राई की, लेकिन जो गवर्नर हाउस की प्रॉपर्टी है ना, वो सिंध गवर्नमेंट की है, प्रोविंशियल प्रॉपर्टी होती है वो। सो आई नीडेड अ परमिशन एंड आई वाज नॉट अलाउड। मैंने फिर भी जो कर सकता था, मैंने हार्वर्ड की वहाँ पे क्लासेस करवाई सारी की। देखिए गवर्नर हाउस की एक सेंटिटी को भी प्रिवेल करना है, ख़ास तौर से कराची का, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये अभी भी उनका ऑफिस वहाँ पर मौजूद है, जो उसी हालत में हमने रिस्टोर किया। उनकी बुक्स हैं, बिलोंगिंग्स हैं, उन सारी हिस्टोरिक बिल्डिंग है, उसको उसी तरह से रखना था। बट एक पोर्शन में हमारी ख्वाहिश थी कि गवर्नर हाउस का एक पोर्शन ख़त्म करके उसके अंदर हम यूनिवर्सिटी बना दें, जो मैं आज भी समझता हूँ कि बन सकती है। कामरान टेसौरी का अपना स्टाइल था, उन्होंने वहाँ लंगर खोला, उन्होंने पता नहीं क्या क्या उधर किया, उनका अपना स्टाइल था। नॉट उसको मैं तनकीद नहीं करना चाहता, बट हैविंग सेड दिस कि अगर कभी दोबारा ज़िंदगी में चांस मिला तो आई रन द गवर्नर हाउस माई वे, नॉट हिज वे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा वो भी लगता है ना, आपने बाहर घंटी लगा दी, वो इंसाफ की घंटी लगी है, वो उसमें कोई घंटी बजाएगा, फिर वो बादशाह हुज़ूर उसको अंदर बुलाएंगे, फिर उसके बाद इंसाफ होगा। ना आपके पास इंसाफ करने की ताकत है, यू कैन डू इट। गवर्नर के पास कौन सी ताकत है? एग्जीक्यूटिव पावर्स तो है ही नहीं। किसी गटर का ढक्कन आप नहीं लगा सकते, रोड आप नहीं बनवा सकते, किसी को आप वो थाने कचहरी से इंसाफ नहीं दिला सकते। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है सिर्फ, वो अदा करेंगे। बाकी तो अगर मैं किसी को कहूँ कि जी मैं रिलीफ दूंगा, मैं पुलिस को ठीक कर दूंगा, वो कह रही जी पुलिस को मैं ठीक कराऊंगा, कैसे कराएंगे? मुझ में और कामरान टेसौरी में एक वाज़ेह फ़र्क था। मैं एक पार्टी से था जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ था, जिसका वज़ीर आज़म वहाँ पे था, जिसके पास बड़ी ताकत थी फेडरल में, वफाक में, और जितने भी वफाकी वज़ीर थे उन सबको खान साहब ने कहा हुआ था कि आपने
गवर्नर हाउस जाना है और वहाँ बैठ के लोगों के मसाइल हल करने हैं। सो मेरे पास कुछ ना कुछ तो पावर्स थी, कुछ ना कुछ तो इश्यूज और रिजॉल्व करा सकता था। प्रोविंशियल ऐसे ही फेडरल तो करा सकता था, तो मैं वो यूटिलाइज़ कर रहा था। कामरान टिसोरी के पास वो नहीं था, उसका वज़ीर आज़म नहीं था, उसके पास वहाँ फेडरल मिनिस्टर्स की ताकत नहीं थी, यू नो। प्रोविंशियल में भी उनके प्रॉब्लम चल रहे थे पीपल्स पार्टी से। सो मैं समझता हूँ कि ये कोई भी गवर्नर हो, अगर वो ये सारी बातें कहते हैं, पुलिस को ठीक कर देगा, वो रोडें ठीक कर देगा, वो निज़ाम को ठीक कर लेगा, वो होगा नहीं, गवर्नर से नहीं होगा। इनफैक्ट मैं तो समझता हूँ कि जो गवर्नर का ऑफिस है ना, ये नेशनल एक्सचेकर पे बहुत बड़ा बोझ है। डू यू नो हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर इन गवर्नर हाउस? 500 फॉर वन मैन, जिसके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी नहीं है। इतनी पावर भी नहीं है कि 70 स्टाफ माली, को श्रिंक कर देते। 70 माली, 40 ड्राइवर, ओह मौज लगी मौज। तो जो इसमें दो तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक SNGD के होते हैं जो सिंध गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो पोस्टेड होते हैं टू गवर्नर हाउस, और एक गवर्नर हाउस के डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं। सो दो ऑप्शन होते हैं आपके पास के SNGD वालों को तो आप कह सकते हैं कि सिंध गवर्नमेंट को कह देंगे जी मेरे पास स्टाफ ज़्यादा है, आप इनको वापस ले लें, कहीं और पोस्ट कर दें। और जो गवर्नर हाउस के एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो सिर्फ एक ही काम हो सकता है कि आप उनको निकाल दें। वो ज़ाहिर है किसी को बेरोज़गार करना भी वो गलत चीज़ है, लेकिन कोई ना कोई हुकूमतों को या सिस्टम को बैठ के फैसला करना चाहिए कि इट्स एन इनॉर्मस एक्सपेंस। इससे ये जो जगह है, जो गवर्नर हाउस है, ये तकरीबन 35 एकड़ का है। ये 35 एकर्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी। इमेजिन द प्राइस, वैसे कैलकुलेट कर लें प्राइस। पाकिस्तान वो मुल्क जो दूसरों से कर्जा मांग रहा है, कशकोल हाथ में लेके घूम रहा होता है, वहाँ पे ये लेविश लाइफस्टाइल जो लाहौर का है, दैट इज़ ओवर 100 एकर्स फॉर वन मैन। एम्प्लॉयज़ की तादाद भी मेरे ख्याल है डबल होगी। सो एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है। मैं समझता हूँ इसको कटेल किया जाना चाहिए और इस जगह को बेहतर यूटिलिटी, चाहे वो यूनिवर्सिटी बना दें, चाहे उसको बेच दें, कुछ और काम करें, कुछ समथिंग एल्स, उसकी जो एक्स्ट्रा लैंड है उस पर कुछ और काम करें, कोई टावर बना लें, कुछ, यानी कम से कम हुकूमत की आमदनी कहीं से तो शुरू हो। तो सिर्फ एक्सपेंस की बात है बस हर तरफ। अच्छा चलिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में बताइए। एक तरफ तो कराची का बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, आपने खुद भी देख रखा है, आप जानते हैं। और दूसरी तरफ जिस वक्त वो एक नई शाहरा को बना डालते हैं तो वो भी आम आदमी के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, ये सवाल है। ये इशारा तहकीक वोटों है। की तरफ इशारा कर रही हैं आप। इशारा? अरे मैं तो पूरी उसी की बात कर रही हूँ। एक ही तो इशारा बनी है उस पर भी इशारा कर रहा है। देखिए 14 साल में एक ही डेवलपमेंट हुई है, ये इशारा भुट्टो। और मेरा ये ख्याल है कि इससे लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। हम्म, ये जो कम्यूट टाइम है लोगों का, देखिए लोग कहते हैं जी ये DHA की वजह से बन गई है, क्योंकि वहाँ पे DHA में अच्छा DHA में रह कौन रहा है, किसके प्लॉट्स हैं वहाँ पे, या सामने बैरिया है, बैरिया में कौन रह रहा है, किसके प्लॉट्स हैं, और दूसरी सोसाइटी। सो वो जो रास्ता जब ये नहीं था तो ये 8.25 से 1.5 घंटे का रास्ता था, अब ये तकरीबन 35 मिनट का रास्ता हो गया। आगे हो गया। इट्स वेरी इजी फॉर पीपल कि वो वहाँ पे रहें, काम इधर करें, या यू नो, और वाइस वर्सा। सो आई थिंक कोई भी रोड या कोई नई डेवलपमेंट जब भी हो और अच्छी बनी है, इट्स अ नाइस कंस्ट्रक्शन। चलिए अब देखना पड़ेगा। हाँ नहीं, ज़रूर जाइएगा। मेरा तो वहाँ पे काम है, उस तरफ फैक्ट्री है, तो मैं उस पर तकरीबन मैं हफ्ते में 2-3 दफ़ा ट्रैवल करता हूँ। तो आई रियली अप्रिशिएट इट, इट्स वेरी नाइस थिंग टू डू। लेकिन बकिया जो कराची का बेड़ा गर्क किया है पीपल्स पार्टी ने, वो आप यूनिवर्सिटी रोड ले लें, आप छोड़ें यूनिवर्सिटी रोड को, तो एक पॉलिटिकल वो बन ही गया ना, 5 साल से बंद है रोड। मैं कह रहा हूँ कि मुर्तज़ा वहाब साहब अपनी मर्ज़ी से गाड़ी में हमें बिठाएं, आपको ले जाएं, मुझे ना ले जाएं, और शहर आप उनके साथ 15-20 मिनट आप शहर घूम के आ जाएं। 5 मिनट में वो शहर का हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। सड़क के दोनों तरफ आपको लगता है कि जंग तो यहाँ हुई है पाकिस्तान में, क्योंकि दोनों तरफ मलबा पड़ा हुआ है, दोनों तरफ मलबा पड़ा हुआ है, कोई ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम है ही नहीं। सड़कें टूटी हुई हैं, गटर के ढक्कन गायब हैं, एक उजाड़ कैफियत महसूस होती है कराची को देख के, वहशत होती है कि यार ये क्या हो गया। आप लाहौर चले जाएं, आप पेशावर चले जाएं, आप मुल्तान चले जाएं,
आप जहाँ मर्जी चले जाएं, सिंध का कोई शहर मैचिंग का नहीं है, कोई नेड़े नहीं लगता, इसको पंजाबी में कहते हैं ना कि करीब नहीं आता, उस तरह से। सो आई डोंट नो, पीपल्स पार्टी डिलिबरेटली कर रही है। डिलिबरेटली कहें तो फिर हमें ख्याल आता है कि अच्छा फिर शक्कर बना लेते, फिर दादू बना लेते, लड़काना बना लेते, गोश्त तो बना लेते, वो कहीं भी नहीं हुआ। सो ये तो बस चल रहा है, ऐसे चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, एक तनकीद है पीटीआई के ऊपर। अब आप चूंकि इतनी सीधी सीधी बात कर रहे हैं तो आपसे पूछते हैं। पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों का ये मानना है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद में कहना चाहिए कि रिवर्स गियर लग गया, सियासी पार्टियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया और पॉलिटिकल स्पेस जो है उसको गेन करना शुरू कर दिया। सियासतदान सियासी काम करने लग गए। लेकिन फिर आ जाती है पीटीआई और पीटीआई ने वक्ती फ़ायदे के लिए वो जो एक सेटअप होना चाहिए उसको बिल्कुल तहस-नहस करके रख दिया। अब सियासत करनी 30 साल, 35 साल, 40 साल से भी ज़्यादा जो पुराना एक हाल था उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो गई है। नहीं देखें, पीटीआई ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को तो बिल्कुल नहीं माना, ठीक है। और इमरान खान का हमेशा से ये स्टैंस रहा कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों चोर हैं और हम इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। बल्कि इनफैक्ट वो अगर कहीं उनको पता लग जाता था, किसी की तस्वीर आती थी कि वो उनको मिले हैं या हाथ मिलाया है कोई चीज़, तो वो एक नापसंदगी का इजहार करते थे कि तुम लोगों को दूर रहना चाहिए, साथ दिखते हो तो लोग समझते हैं ये एक ही है। सो वो बात यहाँ तक तो अपनी बिल्कुल ठीक है। ये कहना है कि इमरान खान ने कोई जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया या कुछ, नहीं, आई डोंट थिंक सो। कोई जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुँचाया इमरान खान ने। ऑन द कॉन्ट्ररी, जिस तरह से इमरान खान की गवर्नमेंट रिमूव हुई और उसके बाद जैसे ये लोग जो थे मजबूर हो गए ज़ाहिर सहारे के, इन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी या पीटीआई की पॉपुलैरिटी तो इमरान खान की गवर्नमेंट गिरने से पहले कम हो गई थी। जो आज पॉपुलैरिटी इमरान खान की है वो उस वक्त नहीं थी। उस वक्त अगर वो टर्नओवर पूरा हो जाता है इमरान खान का, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से दोबारा जीते। बड़ा टफ मुकाबला होता है, या मुमकिन है कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट बन जाती है और हम अपोजिशन में बैठते, लेकिन एक नॉर्मल पॉलिटिक्स चलती, जो भी जीता हारता, पॉलिटिक्स एक नॉर्मल तरीके से चलती जैसे सियासत होती है। वो सियासत ख़त्म करने में मैं समझता हूँ कि ये इन्हीं जमातों का हाथ है जो आज इक़्तिदार में दिखी। और आप इमरान खान साहब को बाहर आता देखते? उम्मीदें अलग हैं, खबरें अलग हैं, दोनों बताएं। नहीं, इस वक्त तो खबरें भी अच्छी हैं और उम्मीदें भी अच्छी हैं। इस वक्त तो खबरें ये हैं कि मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकात हुई, पीटीआई के बैरिस्टर गौहर की और हमारा चीफ मिनिस्टर है सोहेल अफरीदी की। और मैंने सुना है कि कोई बड़ी अच्छी मुस्बत बातचीत हुई है और आने वाले वक्त में शायद हमें कोई अच्छी खबर भी मिले। लेकिन ये होगा वही, मैं जो आपसे कह रहा हूँ, इमरान खान जब भी ये बाहर आएंगे बातचीत के ज़रिए, किसी फॉर्मूले पर बैठ के, टेबल पर बैठ के, नेगोशिएशन के ज़रिए बाहर आएंगे। आई डोंट सी अ रेवोल्यूशन कमिंग। और आप समझते हैं या उम्मीद है आपको जब भी अच्छे दिन आएंगे तो हम लोग आपको देखेंगे पीटीआई के साथ में किसी अहम ओहदे के ऊपर नहीं मालूम, काम ये तो करते हुए? दिस इज़ इंटायरली डिपेंड्स ऑन इमरान खान कि वो कैसे सोचते हैं। कि वो सोचते हैं कि ये लोग मुश्किल वक्त में भाग गए थे, या वो रियलाइज़ करते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था उसको रियलाइज़ करते हैं, नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल ये उनकी मर्ज़ी है कि वो नए लोगों के साथ कंफर्टेबल होते हैं या वो पुरानों को लाते हैं या नहीं लाते हैं। आई हैव नो आइडिया। और अभी आप समझते हैं बहुत सीरियस एफर्ट्स की जा रही हैं उन लोगों के लिए कि जो अभी भी हिरासत में है, अभी भी जेल में है और उस बिल्कुल पुराने वर्कर्स हैं। आपने शाह साहब की भी बात की, यास्मीन राशिद साहबा की भी बात की। लेकिन मैं जेल गया, मेरे ख्याल है 2-3 बार मैं गया हूँ कोट लखपत, और कोट लखपत में जाके मैंने इन लोगों से मुलाकात भी की। अब ज़ाहिर लोग सवाल उठाते हैं कि जी आपको कैसे परमिशन मिल गई। भाई आपने तो खुद ट्राई कभी की नहीं। चले मैंने फ़ौज के ज़रिए इजाज़त ले ली, आपने कभी ट्राई की, कभी कोर्ट में अर्जी डाली, कोई पर्ची डाली, जेलर को लिखा कि मुझे मिलना है, नॉर्मल रूटीन में आप गए मिलने, कभी गए नहीं आप, तो आप दूसरे पे इतराज़ क्यों कर रहे हैं? फिर जब हम वहाँ गए तो इन्होंने शाह महमूद कुरैशी और इनसे बड़ी अच्छी हमारी मुलाकात रही। और शाहजी तो ज़ाहिर है कि बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, तो वो समझते भी हैं चीज़ों को। एजाज चौधरी साहब भी थे जो आजकल बहुत अलील हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उनसे अस्पताल जाके मिल लूँ।
बेगम यास्मीन राशिद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं। तो मुलाकात हुई सबसे अलावा उमर चीमा और बेगम यास्मीन राशिद की, तीनों से मुलाकात हुई और तीनों हजरात ने हमें कहा कि ये लड़ाई झगड़े की सियासत आगे नहीं चल सकती, हमें इससे मज़ीद नुकसान होगा, खुदा रहा किसी तरह बातचीत का आगाज़ करें। तो फिर इन्होंने एक दफ़ा ख़त लिखा, ओपन लेटर, उसमें भी इन्होंने यही बात की। फिर सेकंड टाइम मैंने इनको कहा कि जी आप दोबारा एक ख़त लिखें खान साहब को या पार्टी को, या ओपन लेटर लिखें और साइन करें पाँचों। तो दोबारा इन्होंने ख़त लिखा और फिर पाँचों ने साइन किया। उसमें इन्होंने मेंशन किया कि बातचीत के ज़रिए हल निकाला जाए और हमारी ये राय, हमारी ये राय। यहाँ तो पीटीआई की लीडरशिप कोई उनसे राय भी लेने नहीं जाती, गवारा ही नहीं करते। तो छोड़ो, यहाँ हमारे यहाँ कल्चर ये है कि जो जेल गया ना उसे भूल जा, कुछ और काम कर। तो वो तो इमरान खान को भूलेंगे तो बाकी उन्होंने क्या किसको याद रखना है। ये तो खाली बस कह देना। सोहेल आफरीदी कह रहे हैं जी मैं बुध को आऊँगा, मैं इमरान खान से मिलूँगा, अगर नहीं मिलने दिया तो फिर लायामल। और भाईजान साल होने को आ गया आपको, आपकी बुद्धि नहीं आती कोई जिसमें आप अगला लायामल देंगे, यू नो। सो अभी जो इन्होंने बातचीत का आगाज़ किया है, अगर ये कोई तरीके से और एक थोड़ा सा हौसला रख के सियासी हिकमत अमली का मुजाहरा करें ना, तो इसको बातचीत को ख़त्म नहीं होने देना चाहिए इनको। सोहेल आफरीदी को तो मेरा ये मशवरा है कि किसी तरह भी ये टॉक्स ब्रेक नहीं होने देना, इसको आगे लेके जाओ। इसी के थ्रू इमरान खान बाहर आएगा, इसी के थ्रू पार्टी को रिलीफ मिलेगा, आपके वर्कर्स को रिलीफ मिलेगा और एक नॉर्मल सियासी माहौल जो आप बनाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। अदरवाइज़ आप ये स्ट्रगल वाला फेज़ तो भूल जाएं, बिकॉज आपकी स्ट्रगल जो है वो सब कौम ने भी देख ली, इमरान खान ने भी देख ली। कोई स्ट्रगल ऐसी नहीं है कि जिसके ज़रिए आप ये काम कर पाए। ये तो सारे के सारे संजीदा मामलात हो गए। ये बताइए, सिंगिंग का शौक अभी भी जारी है आपका? ना नहीं? नहीं, घर पे गा लेता हूँ बस कभी कभी। अच्छा। पता है जब मैंने ये गाना बनाया ना, तो मैंने अपनी बीवी को नहीं बनाया, बिकॉज़ वो कहीं बैठते थे ना, कहीं करोके पार्टी हो रही है, कुछ हो रही है, तो वो मुझे प्रॉमिस करके जाती थी कि तुमने माइक नहीं उठाना क्योंकि तुम बहुत ही बोंडा गाती हो। अल्लाह। तो मैं कहता ठीक है। तो अब ये जैसे गाना मैंने गाया, जब रिकॉर्ड करा लिया, फाइनल हो गया, तो वो मुझे कह रहे थे रिलीज़ करने के लिए। इट वाज अ संडे, मैं बैठा सोच रहा था कि मैं क्या करूं, इसको रिलीज़ करूं ना करूं। तो मैंने बैठे बैठे खान साहब को भेजा गाना, मैंने पीटीआई के लिए गाना बनाया, कैसा है। खान साहब ने कहा ज़बरदस्त गाना है, तो सुपर हिट होगा, तो अभी रिलीज़ करो इसको यूट्यूब पे। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैंने जाके बीवी को तो मना लूँ। और खान साहब को आपको पता है, उनकी जब एक बार दिमाग पर चढ़ जाती तो हर 2 मिनट किया तुमने। मैंने कर दिया रिलीज़। तो खान साहब ने फिर उस पर ट्वीट की है कि सुपरस्टार इज़ बॉर्न विद द न्यू सॉन्ग ऑफ पीटीआई, कहते हैं ना। वो तो आग लग गई, पूरे हर जगह गाना पहुंच गया। मेरी बीवी ने सुना, मुझे कहती है गाना तो अच्छा है, लेकिन तुमने कभी किसी स्टेट्समैन को सुना है गाना गाते हुए? कोई गवर्नर, कोई प्रेसिडेंट, कोई मिनिस्टर कभी सुना है कोई गाना गाता हो? मैंने कहा कर दिया जो। कहती नोबडी विल टेक यू सीरियसली, तुम देखना। बट वो ऐसा हुआ अल्लाह का करना कि वो पूरी हमारी 2018 की कैंपेन उस पर बिल्ड हुई, पूरी कैंपेन इसी गाने पे चली। और खान साहब ने मेरी स्पीचेस बंद करा दी जलसों में, और बस वो हर जगह मुझे साथ लेके जाते थे, कहते तुमने गाना गाना मेरी स्पीच से पहले, ताकि पब्लिक में जोश आ जाए, गर्म हो जाए। तो एक तरह से मेरे लिए बड़ा अच्छा था वो, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और फिर तो दुनिया भर में वो चला, हर जगह, वो क्लबों में, शादियों में, हर जगह ये गाना चल रहा होता। थैंक यू सो वेरी Thank मच। you. आप आए, आपने वक्त दिया और हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। आपके सवाल कम थे, जवाब ज़्यादा थे मेरे। चलिए, ये भी अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच।